हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं और यह बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 10वां क्लास है। ठीक है ना? कितवां क्लास है? तो 10वां क्लास है। इसी तरह आगे के क्लास को भी पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना? तो चलिए, इस क्लास के अनुसार हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो यह है कि एक श्वसन मूल मिलती है। ठीक ना? श्वसन मूल मिलती है किससे में मिलती है? तो श्वसन मूल मिलती है दोस्तों जूसिया में मिलती है। ठीक ना? श्वसन मूल कहाँ मिलती है? तो जूसिया में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? श्वसन मूल कहाँ मिलते हैं? तो जूसिया में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? सल्ककंद होगा ऑप्शन नंबर ए सल्ककंद, ऑप्शन नंबर बी मूली, ऑप्शन नंबर सी है आलू, ऑप्शन नंबर डी है गाजर। तो निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू एक प्रकार का जड़ नहीं है, बल्कि आलू एक क्या है? तना है। ठीक ना? आलू क्या है? तना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अब स्तंभ मूल पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है गन्ना में, ऑप्शन बी है चने में, ऑप्शन सी है चावल में, ऑप्शन डी है मूंगफली में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गन्ने में। ठीक ना? क्या होगा? गन्ने में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जड़ें विकसित होती है। ठीक ना? जड़ें विकसित होती है किससे होती है? तो जड़ें जो विकसित होती है दोस्तों वो मूलांकुर से विकसित होती है। ठीक ना? कहाँ से विकसित होती है? तो मूलांकुर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गाजर है एक क्या है? गाजर एक क्या है? तो ऑप्शन ए है पुष्प है, कि तना है, कि जड़ है, कि इनमें से कोई नहीं। तो गाजर दोस्तों एक प्रकार का जड़ है। ठीक ना? क्या है? एक प्रकार का जड़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू एक प्रकार के तना होता है, लेकिन गाजर एक प्रकार का क्या है? जड़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जो मोटी जड़ें कहलाती है वो क्या कहलाती है? ठीक ना? बरगद के पेड़ के तने से जो मोटी जड़ें लटकती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्तंभ मूल कहते हैं। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन-सा हमेशा रहता है? ठीक ना? पेड़ में हमेशा के लिए कौन-सा रहता है? पत्ती रहता है, कि जड़ रहता है, कि कली रहता है, कि टहनियाँ रहती है? तो दोस्तों पत्तियाँ जो होती है वो समय के अनुसार झड़ के नीचे गिर जाती है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो कलियाँ जो रहती है टूट भी सकती है। ठीक ना? टहनियाँ भी टूट के अलग हो सकती है, लेकिन जड़ ऐसा है जो हमेशा रहती है। ठीक ना? पेड़ में क्या रहती है? पेड़ में जड़ हमेशा हमेशा के लिए रहती है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आलू का खाने योग्य कौन-सा भाग है? यानी कि आलू के हम कौन-सा भाग खाते हैं? ठीक ना? ऑप्शन ए है जड़ का, ऑप्शन बी है फल का, ऑप्शन सी है तना का, ऑप्शन डी है कलिका का। तो दोस्तों आलू का हम लोग क्या खाते हैं? तो तना खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? आलू का क्या खाते हैं? तना खाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नागफनी में संश्लेषित कार्य होता है। ठीक ना? नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य क्या होता है? यानी किसके द्वारा होता है? ठीक ना? तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण पर्णकाय स्तंभ द्वारा। ठीक ना? किसके द्वारा होता है? तो पर्णकाय स्तंभ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना? आप लोग वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन अंत तक भी नहीं देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक ना? दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका एक ही मतलब है कि चैनल आगे बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक तना है? ठीक है ना? कौन-सा एक तना है? तो हम पहले ही बताए थे कि आलू एक प्रकार का क्या है? तना है। ठीक है ना? गाजर, मूली ये सभी जो है एक प्रकार का जड़ है, लेकिन आलू क्या है? आलू एक प्रकार का तना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे क्या कहा जाता है? आलू जो है वो भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है सलककंद, ऑप्शन बी है शकरकंद, ऑप्शन सी है धनकंद और ऑप्शन डी है कंद। ठीक ना?
तो आलू जो है एक प्रकार का कंद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? यानी कि हल्दी के हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है प्रकंद, ऑप्शन सी है कंद, ऑप्शन डी है जड़, ठीक ना। तो हल्दी के पौधे के हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रकंद खाते हैं, ठीक ना। क्या खाते हैं? प्रकंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अदरक क्या है, ठीक ना। अदरक क्या है? अदरक एक प्रकार का राइजोम है, या बल्ब है, या जड़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अदरक क्या है? तो अदरक एक प्रकार का राइजोम है, ठीक ना, राइजोम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्याज जो है वो किसका रूपांतरित भाग है, ठीक है ना। प्याज जो है वो किसका रूपांतरित रूप है या भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए है जड़, ऑप्शन बी है पुष्प, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है फल। तो प्याज जो है दोस्तों वो तना का एक विकसित रूप है, ठीक ना, परिवर्तित रूप या विकसित रूप जो भी कहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वे पौधे, ठीक है ना, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते उसे हम क्या कहते हैं? वे पौधे जो कभी पुष्प देते ही नहीं, उसमें पुष्प होता ही नहीं, वो क्या कहलाता है? तो वो क्रिप्टोगेम्स कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है? क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है लोरेंथस के द्वारा, ऑप्शन बी है रेफलिसिया के द्वारा, ऑप्शन डी है ड्रोसेरा के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प जो उत्पन्न होता है वो रेफलिसिया के द्वारा होता है, ठीक ना। किसके द्वारा? रेफलिसिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन-सा है? ठीक ना? संसार का सबसे जो छोटा पुष्प होता है उसका नाम बताइए, ठीक ना? तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प होता है दोस्तों वो वुल्फिया होता है, ठीक ना? क्या होता है? वुल्फिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जीवन चक्र, ठीक ना? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन-सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन-सा है? तो ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है पुष्प, ऑप्शन डी है पत्ती, ठीक ना। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह है दोस्तों पुष्प, ठीक ना। क्या है? पुष्प। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता, ठीक ना? जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिंक गो के, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दम्मा एवं खांसी रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए है पाइनस से, ऑप्शन बी है जूनिपेरस से, ऑप्शन सी है साइकस से, ऑप्शन डी है इफेड्रा से। तो दोस्तों दम्मा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली जो औषधि एफेड्रिन जो प्राप्त होती है दोस्तों वो एफेड्रा से प्राप्त होता है, ठीक ना। किससे प्राप्त होता है? एफेड्रा से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? और इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास को देखने के लिए, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं क्लास 11 के साथ।